मोहम्मद अली तैयबा साहब, आपसे मैं शुरू करूंगा। ज़ाहिर है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ने उस तरीके से पिकअप नहीं किया है, आप इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। ऑटो सेक्टर में देखें ग्रोथ नज़र आती है, दीगर एरियाज़ में देखें, सीमेंट में देखें तो एक जो परफॉर्मेंस है वो हमें उस तरीके से ओवरऑल ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है। बट अब जो बजट आया है, उस बजट के बाद आपको लगता है हम सही ट्रैक पर हैं, ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, क्योंकि अवाम पर पहले ही बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का और इन्फ्लेशन का, या आपके ख्याल में सिर्फ बेहतर? थैंक यू शाहज़ेब भाई। आपने लास्ट ईयर भी बजट के बाद प्रोग्राम किया था और उसमें ये डिस्कशन हो रही थी। उस वक्त भी आपको मैंने कहा था कि जो गवर्नमेंट ने जो टैक्सेशन वगैरह जो लगाए हैं, सुपर टैक्स, बाकी टैक्सेस, उससे आपकी कॉन्ट्रैक्शन होगी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, और वो कॉन्ट्रैक्शन आपको इस साल नज़र आ गई है। हो ये रहा है कि आप अपना हदफ पूरा करने के लिए अभी भी वही पॉलिसी है, वही माइंडसेट है कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं आप उन्हीं के ऊपर बोझ बढ़ाते जाएं, उन्हीं से आप टैक्स की वसूली करें। जो लोग टैक्स नेट से बाहर हैं, अलबत्ता इस बजट में इन्होंने ज़रूर इस चीज़ का डिसीजन लिया है कि जो लोग फाइलर्स नहीं है वो गाड़ी वगैरह या रियल एस्टेट नहीं ले सकते, उसमें ट्रैवल बैन भी होना चाहिए। ट्रैवल को भी बैन करें उन लोगों का जो टैक्स नेट में और जो फाइलर्स नहीं हैं, तो जब जाके जो है ना वो रियल प्रेशर जो है वो फील होगा और लोग जो टैक्स नेट से बाहर हैं। प्लस इसके अलावा जो इन्होंने बैंकिंग में भी कहा है कि बैंक अकाउंट्स हैं जो नॉन फाइलर्स हैं उनको भी आई थिंक वो तजवीज़ है कि उसको भी शायद बंद करने की है, पता नहीं, मैंने सही नहीं सुना। तो वो सारे इक़दाम तो बहुत अच्छे, मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स खोलने में प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम, ये सारी की सारी बातें। बट वो लोग जो रिटेल सेक्टर है, आपका होलसेलर है, आपका जो बाकी आपके जो इकोनॉमी के जो हैं जिसमें आपका जितने भी जो आपकी चीज़ें हैं, शादी वगैरह, मतलब जो सैलून्स और बहुत सारी चीज़ें जो सर्विस सेक्टर के हवाले से जो है वो अभी भी टैक्स नेट से मोर लेस बाहर ही है। और ये जब इन्फोर्समेंट की बात करें आपके ख्याल में अभी भी आपको उम्मीद नहीं है कि वो इन्फोर्समेंट देखते किस तरीके से करें? इन्फोर्समेंट तो उन्हीं पे करेंगे जिसमें इनका जोर चलता है, और जोर किस पे चलता है? जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। जो कमिश्नर्स को पावर दिए गए इन्होंने कि वो CEOs को, CFOs को अरेस्ट कर सकते हैं, तो क्या वो किसी छोटे बिजनेस के CEOs या CFOs की बात करें? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज वो तो ऑलरेडी टैक्स एक्ट में नहीं है, वो तो ऑलरेडी विजिबल ही नहीं है कि वो टैक्स कितना दे रहे हैं, कितना देना चाहिए। तो बेसिकली जोर उधर ही चलेगा जहाँ पे लोग कंप्लाइंट हैं, जहाँ पे लोग टैक्स दे रहे हैं, उन्हीं पे जाके वो जोर चलाएंगे। वो ज़रा सी एक नोटिस इशू कर देंगे, आप कहेंगे आप नॉन कंप्लाइंट है, आप पर अरेस्ट वारंट हो जाएगा। इससे पहले भी हो चुका है कि जो कोल में जब ये धांधली हुई थी और ये फ्लाइंग इनवॉइसेस का मसला हुआ था, जो कंप्लाइंट लोगों थे उन्हीं पे आके उन्होंने जोर चलाया ना। जिन्होंने चोरी की, जिन्होंने टैक्स इवेजन किया, उनके पास वो नहीं पहुँच सके। उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कंपनीज़ को कि आपने क्यों उनसे ख़रीदा। भाई जब आपके वो सिस्टम में एक्टिव टैक्स पेयर आ रहे हैं तो हमें क्या पता कि वो चोरी करें और जमा करा रहे नहीं करा रहे। आपका सिस्टम या तो उसको ठीक करें कि अगर हम एक चीज़ ख़रीद रहे हैं किसी बंदे से, अगर वो नॉन कंप्लाइंट है और वो ब्लैक लिस्ट है तो उससे आप ख़रीदेंगे नहीं। बट वो अगर आपके एक्टिव टैक्स पे के लिस्ट में आ रहा है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि इसमें गलती कंपनीज़ की है, तो वो तो अब इतनी ड्यू डिलिजेंस तो कर नहीं सकती थी, KYC तो कर नहीं सकते कि भाई कौन चोर है कौन नहीं है। तो ये सारे मसले मसाइल पहले भी आज, और उसमें भी उन्होंने लोगों को FBR से भेजा, रेड कराई, अरेस्ट वारंट्स इशू कराए। ये तरीका नहीं है। देखें, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ना पाकिस्तान के अंदर वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके जहन में ये बात बिठा दी गई है कि पाकिस्तान में बिजनेसेस जो हैं वो फुली टैक्स कंप्लायंट नहीं है, वो टैक्स इवेजन कर रहे हैं, वो चोरी कर रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं, और वो चीज़ उनके एक दिमाग में रजिस्टर हो गई है। और उसको हटाने के लिए आपको बहुत कोशिश करनी होगी। ये जब तक बिज़नेस कॉन्फिडेंस रिस्टोर नहीं होगा, आपकी ग्रोथ इन्होंने 4.2 या 4.5 जो भी इन्होंने हदफ मुकर्रर किया, मुझे तो नहीं लगता ये अचीव होगा। मुझे तो मुश्किल लगता है कि हदफ कहाँ से पूरा होगा आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ठीक है, उसमें देखते हैं कि कितनी आपकी ग्रोथ आती है। पिछले साल तो जो लोकल सीमेंट है उसमें तो डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन आई है, वो तो एक्सपोर्ट चूँकि काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा था, तो ओवरऑल नेगेटिव परसेंटेज इतनी ज़्यादा नहीं होगी, अब थोड़ी सी पॉजिटिव होगी। तो डोमेस्टिक डिमांड को अगर हम एनालाइज करें तो वो तो नेगेटिव ग्रोथ की तरफ चल रही है। दूसरा ये कि एक्सपोर्ट ग्रोथ की तरफ कोई ख़ास मैंने देखा नहीं है कि इस बजट में कोई गवर्नमेंट ने ऐसे इकदाम किए हो कि इसमें एक्सपोर्ट बढ़ती हुई नज़र आ रही हो, या इन्होंने कोई इस तरह से कोई डिसीजंस लिए हो जिसमें वो सेक्टर जो एक्सपोर्ट नहीं करे उनको किसी तरीके से एक्सपोर्ट के अंदर लाया जाए
कोई इस तरह से कोई इंसेंटिव दिया जाता है कि भाई आप 10% अपने रेवेन्यू को एक्सपोर्ट करें तो आपको सुपर टैक्स कम कर दिया जाएगा या माफ़ कर दिया जाएगा, कोई इकदाम नहीं लिए। तो जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी आपकी, तो ग्रोथ कहाँ से आप लेकर आएंगे? ग्रोथ लाने के लिए इसका मतलब ये कि आपके फॉरेन एक्सचेंज पे प्रेशर बढ़ेगा, आपकी कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी, और उस डिमांड का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक डोमेस्टिक इंडस्ट्री, आपकी एग्रीकल्चर, आपका एक्सपोर्ट, ये जब तक कि आप उसको रिबोस नहीं करेंगे और उस पर आप बेहतर तौर से तवज्जो नहीं देंगे, तो ये टर्न अराउंड जो है ना इकॉनमी का, ये बहुत मुश्किल है। होगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होगा, और हमारे पास टाइम ज़रूर है, बिकॉज हम उतना जल्दी ग्रोथ की तरफ नहीं जाना चाहते जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट हो और दोबारा से हम बूम बस्ट साइकिल में दोबारा से उस मसले में पड़ जाएँ। और इस चीज़ों को एनालाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने आरडीज अभी बजट में काम कर दी हैं। देखिए पाकिस्तान के अंदर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कंपेयर टू योर रीजनल कंट्रीज़ इज़ एटलीस्ट 10% हायर, जिसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, इंटरेस्ट कॉस्ट है, यूटिलिटी है, पावर चार्जेस हैं और बहुत सारे आपके कॉस्ट है जो कि बाकी कंट्रीज से बहुत ज़्यादा हैं आपके। तो बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना, आपकी इंडस्ट्री एटलीस्ट 10% जो है ना वो डिसएडवांटेज पे टू स्टार्ट विद ऑन एनी इंडस्ट्री, आप किसी इंडस्ट्री के आप नाम लें 10% डिसएडवांटेज पे कंपेयर टू रीजनल कंट्रीज। तो अगर आपने आरडी भी हटा दी और आपका ये जो नेशनल टैरिफ कमीशन है वो इतना इनएक्टिव है कि दुनिया में आप एंटी डंपिंग की एप्लीकेशन फाइल करते हैं, वो प्रोविजनल एंटी डंपिंग लगा देते हैं, फिर कोर्ट के केसेस चल रहे होते हैं, उसके बाद कोर्ट भी जो फैसला करता है उसके बाद वो फैसला होता है। साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान पे सीमेंट पे ड्यूटी लगा दी, ड्यूटी पहले लगा दी उन्होंने, एंटी डंपिंग ड्यूटी अनाउंस कर दी कि 35% लगेगी पाकिस्तान के ऊपर। केस चलता रहा 1 साल, केस पाकिस्तान सीमेंट इंडस्ट्री के अगेंस्ट आया बिकॉज वहाँ के मैन्युफैक्चरर्स ने इतनी लॉबी की कि अगर आपने ये कर दिया तो वहाँ पे सीमेंट डंप हो जाएगा। तो वो सुन रहे, वो उन्होंने नहीं कहा आप सीमेंट इंडस्ट्री का आप इनएफिशिएंट है, आप बेकार हैं, आपको काम करने नहीं आता, आपको बिजनेस करने नहीं आता। उन्होंने नहीं, अगर ये प्रॉब्लम है तो हम इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करेंगे। पाकिस्तान में आप किसी चीज़ के लिए जाएँ, आप तो इनएफिशिएंट है, आपको तो बिजनेस करने नहीं आता, आपको तो इंडस्ट्री चलाने नहीं आती। तो इतना एंटी बिजनेस सेंटिमेंट पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो गया है कि जब तक ये माइंडसेट इस्लामाबाद में चेंज नहीं होगा, ये बिज़नेस पाकिस्तान के अंदर ग्रोथ नहीं आएगी, नई इंडस्ट्रीज़ नहीं लगेंगी, आपका ये प्रॉब्लम चलता रहेगा। आपकी ग्रोथ की जो हमें शरह चाहिए 4%, 4.5%, 5-6%, ये मुमकिन ही नहीं है। ये कैसे अचीव करेंगे आप? तो बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने आप को पहले देखें कि हम किस जगह पे खड़े हुए, इसके बाद आप फैसले करें। पता नहीं कौन सा एडवाइज़र बाहर से आके गवर्नमेंट को कह के गया है कि जब तक आप ड्यूटीज़ कम नहीं करेंगे आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, और अगर ड्यूटीज़ कम करने से एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो हम बैठे हैं इस साल, अगले साल वापस आएंगे इंशाल्लाह बजट में आपके साथ यहाँ पे बैठ के डिस्कस करेंगे कितनी एक्सपोर्ट बढ़ी आपकी ये ड्यूटीज़ कर, बल्कि आपकी जो लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो दोबारा से प्रेशर में आएगी। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पाकिस्तान में पिछले 40 साल से हो रही है, होती रहेगी, और ये जो चल रहा है ना, ये रुकेगा नहीं।